सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? बस वो आइडिया बस चोरी हो गया ना, आइडिया बस चोरों की चीजें चोरी हो जाती है, फिर उसका हल कोई मौजूद नहीं है, क्या करें। लेकिन ये कि लंदन से आए हैं, लंदन चले जाते हैं, उनका क्या है यहाँ पे, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस। और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलकर यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख रहे हैं आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं देखिए, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया, इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, यही कमजोरी है। मैं तो इनसे मिनटें कर करके मर गया हूं, मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पता नहीं इंडियन क्यों ऐसा करते हो। चलो इंडिया का मॉडल नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश का देख लो, चाइना का देख लो, जिनकी हिमालय से ऊपर है, उनसे ही सीख लो कुछ यार। वो पठान भाई है तुम्हारे, तुमने अपना सारा मुल्क तबाह कर लिया उनका, अब तो अफगानी करेंसी आपकी तो वो भी बेहतर है आपसे। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना, आप बस, आपको पता नहीं क्या शौक है, जुनून है कि जिहाद करना है, हालांकि आपको पता है आप जिहाद नहीं कर सकते। आप जिहाद आपने किया ही नहीं है माजी के अंदर। ये जो लोटे लपाड़े हैं, इनको हिस्ट्री की किताब 10 रुपए की लेकर दें को देके पढ़ो यार। तुम्हारे आबाओ इजदाद जो थे वो पठानों के सामने लेट जाते थे, वो कभी उन्होंने जिहाद नहीं किया माजी के अंदर। क्यों इसके साथ टाइम जाया कर रहे हो? मैथ पढ़ो खुदा के लिए अगर बचना चाहते हो। सर आप उर्दू में ट्वीटें करते। मैं इस वक्त आरजू ओबराय होटल में बैठा हूँ। बिल्कुल सर, आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया, बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। पाकिस्तान तो अभी भी चले, वो तो उसकी जितनी पसली है उस हिसाब से, लेकिन वो जो डिफेंस के ऊपर किया गया, अगर सोचें अगर वो तालीम पे लग रहा होता फिर तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। मौलाना आजाद जो है, जो यहाँ के भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जो 13 पॉइंट उन्होंने बताए थे, लिखे, जरा वो खोल के देख लें आप, सारे वो फुलफिल होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जो उनका आइडिया था कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान ये सारे इकट्ठे होते, मुस्लिम्स बेटर ऑफ होने थे, ये भी एक बात है। ये पूरा खिता जो है वो पुरसुकून होना था, ये भी एक बात है। और दूसरा ये है कि मैं बार बार मुझे इस चीज का एहसास होता है कि ये इंटेलेक्ट सारा, बल्कि यहाँ पे कल भी एक डिस्कशन में मैं बैठा था कि यहाँ से कई वेद की किताबें जो जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ने, और कई जो एजुकेशन है, खासकर जिस तरीके से मैं टेक्सला यूनिवर्सिटी से बड़ा इंस्पायर हूँ, चाणक्य जो सिविलाइजेशन है सारी उनकी, तो वो देखें वो कितना मैकियावेली और दूसरे सबसे बहुत ज्यादा, वो तो डिविंची वगैरह सब बहुत ज्यादा आगे था काम उनका, लेकिन हमने उसको बस निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। और फॉरेन इन्वेडर्स, चाहे वो गोरा हो चाहे पठान हो, मुगल देखे ना, मैं बल्कि आजकल देख रहा था, मैं जहां बैठा हूं मुझे अपने कमरे से हुमायूं का टोम नजर आता है, उनका जो डोम है वो नजर आता है, मजार उनका, ऐसे ओबराय होटल से। और मैं बल्कि अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहा हूँ वहाँ दरगाह के ऊपर भी दुआ करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, भारत के लिए दुआ करने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए दुआ करने जा रहा हूँ कि खुदा पूरी दुनिया की मुसीबतें जो है आसानियां पैदा करे हर इंसान के लिए, जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो कुछ भी है, सब के लिए दुआ करूंगा जाके। लेकिन उसमें बात यह है कि आरजू मुझे डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है कि हम ऑन फॉरेन सॉइल, फॉरेन लैंड, बिल्कुल कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन हो, इस खिते के अंदर सारा खिता मिलकर तरक्की का एक बायस बने, अमन यहाँ हो, सुकून हो यहाँ पे, और चीजें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका उस तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला दौर जो है तालीम का और प्यार मोहब्बत का दौर है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं। मगर सर हमसे जो अलग हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो या भारत, वो तरक्की कर गया, तो कुछ गड़बड़ तो हमारे अंदर ही होगी ना, हम क्यों नहीं बढ़ वो तो देखिए उसमें कोई एक चीज एलिमेंट नहीं है आरज़ू, उसमें तो बहुत बड़ा डायलॉग है, और 50 से आज का नहीं है, शुरू से ही है। जिस तरीके से लोग तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि कायदे आजम सब जब गवर्नर जनरल बने थे और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी वक्त ही
पावर का आप तयन नहीं कर सके उसके बाद कि पावर किसके पास होनी है, वहीं से कंफ्यूजन था। आज भी आप कंफ्यूज हैं, 18वीं तरमीम पे आप कंफ्यूज हैं। आज भी आप कभी कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, कभी कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, कभी आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, कभी आप कहते हैं कायदे-ए-आज़म सेकुलर स्टेट की फाउंडेशन रखे हैं। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं यार, आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते, ना ही अरबी आपको मुसलमान समझते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी की क्राइसिस भी है। लेकिन इन चीजों से बढ़ के मेरे ख्याल में, चले छोड़े मजहब, जो मेरी नजर में आरजू एक पर्सनल मैटर होता है, आप किसी चीज पे भी बिलीव करें, दिस इज योर पर्सनल मैटर। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सोच है, जो आपको सबसे ज्यादा इस वक्त जो खतरा है जिस चीज से, वो करप्शन से है और तालीम से दूरी है। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाईकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। मैं सारा दिन यहाँ इस होटल के अंदर फिरता हूँ, हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, आप नफरत है आप इंग्लिश से, क्योंकि मौलवी साहब ने, भाईजान ने कह दिया था ये ब्रिटिश जबान है, ये तो कुफार, ये तो काफिरों की जबान है, ये क्यों पढ़नी भी आप? अब आप ट्वीट भी कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, आप हर चीज उर्दू में लिख रहे हैं, अदालतों में उर्दू चल, पता नहीं कैसे, कहाँ से ये चीजें, आप सारी दुनिया इंग्लिश में चल रही है, आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं। पता नहीं आप दुनिया से सिस्टम खराब है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें कॉपी करना चाहिए भारत से और बांग्लादेश से। भाई अगर भारत और बांग्लादेश से आप इसकी कॉपी करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, वो तो करना नहीं। आपके जो ऊपर 5-6 हजार बंदा बैठा है, जिनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं और अमेरिका पढ़ रहे हैं, वो तो आपको पढ़ना नहीं देना चाहते ना। खान साहब बार बार क्या कहते हैं, सियासत नहीं जिहाद है, अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हैं उनके। आप देख लें जितने सियासतदान है सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उनके बच्चे कहां से खाएंगे? ये तो बहुत टेक्निकल बात है। वो तो आपको रखना चाहते हैं क्या उर्दू पे ट्वीट करें आप, जज्बात आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। आज इमरान खान जल से नचन जी कर रहा है, वो तो इसी पे चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है उनका लंदन में नाचने को जी करता है। आपके बच्चों को यहाँ जिहाद की तैयारी पर रखा हुआ उन्होंने। ये तो फिर आरजू, आपका चॉइसेस आपके अपने हैं, लेकिन आप गलत साइड पे जा रहे हैं। चॉइसेस हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप आंखें खोलने की जरूरत है मेरे ख्याल में। आई विश कि मैं यहाँ से आपको बता के सड़कें, यहाँ पे इस वक्त दिल्ली की सारी चीजें दिखाता, आपको पता चलता है कि आपसे, मैं लाहौर से 100-150 मील के फासले पे, बिल्कुल, और यहाँ की दुनिया और वहाँ के क्या हालात है। मैं मेरी ख्वाहिश है इस बात की कि पाकिस्तानी ये देखें कि इस खित्ते में हम जैसे लोग जो हैं वो आपसे 100 साल आगे किस तरह चलेंगे। आपको ये सोचना होगा, सोचना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सोचना पड़ेगा। लेकिन सर आप पिक्चर्स जरूर शेयर किएगा मेरे साथ, मैं बल्कि यहाँ जिस जगह मैं जिस होटल में ठहरा हूँ, वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। ओबराय, बल्कि मैं यहाँ, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का। ओबराय, फख्र भी है, अफसोस भी है। ओबराय साहब जो थे वो झेलम से थे। ओबराय जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। मुझे फख्र है उनपे। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील कर दी। मैं जिस होटल में बैठा, पूरा होटल इस तरह से आर्ट का म्यूजियम है और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आते हैं ना, हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं आते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो जाहिर इनका बिजनेस ही नहीं। वही बात यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। मैं ओबराय होटल में जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, सारा 80% क्लाइंट्स जो है सारे फॉरेनर, वेस्टर्न या अमेरिकन, यूरोपियन और अमेरिकन। और इस वक्त, और मैं एक और छोटी सी बात, जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं, उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रम्प साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू, पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है, कानून एस्टेब्लिश होता है, लीडरशिप होती है, एक टीम वर्क होता है, सारा कोई एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन ये चाहिए, कोशिश करें कि आप कहीं से तो शुरू करें। बिल्कुल, कहीं से नफरत को एक दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें आप, तो देखें कि यहाँ आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। इज्जत देखने की जरूरत है, मैं समझ तो देखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर आप हमें पिक्चर जरूर शेयर किएगा। बल्कि मैं इंदौर जाऊंगा आरजू, हम वहां से भी करेंगे शो। बल्कि मैं इंदौर से अपनी सारी फैमिली से मिला के सारा, और अब मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहूंगा, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि मुझे पता है इस चीज का, मेरे दोस्त मुझे बताते रहते हैं कि वहां पे क्या रिफॉर्म करके हमने इंदौर को क्लीन बनाया। वो मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा आपके देखने वालों से कि उन्होंने किस तरह इंदौर जो है उसको क्लीन रखा हुआ है। सर आपने मुझे एक प्रॉमिस और किया है, आपको याद है ना, आपने इंडिया से क्या लेके जाना? मैं आपके लिए मिट्टी लेकर आऊंगा इलाहाबाद से,
और मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, मैं यूपी जाऊंगा और यूपी से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं किस तरह भूल सकता हूँ आपसे, मेरा वादा है। और आरजू मेरी एक और ख्वाहिश है ये भी, बल्कि मैं कहता हूँ खुदा करे वो भी, कि आप और मैं इकट्ठे यहाँ पर आए और इसी इंडिया गेट से खड़े होकर हम दोबारा बात ये करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि 2027 तक भारत की इकनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगी पूरी दुनिया में। ठीक है, मतलब भारत अभी चौथे नंबर की इकनॉमी है और 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है। भारत के फॉरेन रिजर्व्स लगभग 700 बिलियन डॉलर के करीब करीब अभी पहुंचे हुए हैं। और क्या बोलते हैं, भारत की इकनॉमी जो है 7.8% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस रफ्तार से भाई भारत की इकनॉमी आगे बढ़ रही है ना, भारत मतलब कि भाई बहुत दिन दूर नहीं है कि भारत दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी भी बन जाएगी। क्योंकि भाई मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पंडितों ने बोला है, और जो एनालाइज करते हैं इकनॉमी को, वर्ल्ड फोरम्स जो हैं, क्या बोलते हैं, IMF है और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि 2040 तक 2050 का तो रखा है, 2040 से पहले ही भारत की इकनॉमी जो है दूसरे नंबर की इकनॉमी बन जाएगी पूरी दुनिया में। यानी कि पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर भारत। ठीक है, भारतीय इकनॉमी मतलब कि आगे बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली भारतीयों को फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई भारत में पर कैपिटा इनकम बूस्ट हो जाएगी भाई, भारत की बहुत ज़्यादा। भारत की पर कैपिटा इनकम अगर बूस्ट होती है तो भारत की जो मिडिल क्लास है वो बहुत ऊपर आ जाएगी, और जो गरीबी तबके के लोग हैं वो मिडिल क्लास पे कम से कम आ जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात होगी भारत की, क्योंकि भाई भारत की जो आबादी है वो 150 करोड़ मतलब लगभग हो गई है। ठीक है, या फिर पहुंच जाएगी, इतने करीब है। क्योंकि भाई भारत की जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अभी तक भारत की जनगणना नहीं हुई है। तो भाई इस वजह से अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि भाई अब कह रहे हैं कि भाई जनगणना शुरू हो जाएगी, और मतलब कि भाई 2026 में बता रहे हैं कि हो सकती है। तो भाई जब जनगणना शुरू होगी तो तब पता सारा डेटा हमें मिलेगा कि भाई कितनी भारत की इकनॉमी है, कितने तबका जो भारत का है जो वो कितना गरीबी पे है, कितना मिडिल क्लास पे है। तो भाई उसी से सारी रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन भाई जो भारत की इकनॉमी है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई कोविड में जो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई थी, बड़ी बड़ी देशों की इकनॉमी जो है वो मतलब कि धीमी रफ्तार पर आ गई थी। लेकिन भारत की जो इकनॉमी है वो भाई रुकी नहीं, थमी नहीं भाई, सब डटी नहीं। लेकिन भाई भारत की इकनॉमी भाई तब भी आगे बढ़ती रही थी। कोरोना के टाइम पे भी 5 से 6% की रफ्तार से भारत की इकनॉमी आगे बढ़ रही थी। लेकिन भाई जब जैसे ही कोरोना हटा उसके बाद भाई भारत की इकनॉमी भाई और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लग गई, और 7.8 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है भारतीय इकनॉमी। ठीक है, मतलब कि जहाँ मतलब बड़े बड़े देशों की इकनॉमी ठप हो गई थी, बैठ गई थी, एकदम ही बैठ गई थी, लेकिन भाई भारत की इकनॉमी वहाँ पे फ्लरिश कर रही थी भाई। ठीक है, तो ये भारत में मतलब पता कि ये होता क्यों है, भारत की इकनॉमी आगे बढ़ क्यों रही है? क्योंकि भाई भारत के अंदर स्टेबल सरकार है। स्टेबल सरकार का होना ना भाई, मतलब किसी भी देश के अंदर एक स्टेबल सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, स्टेबल सरकार भाई बड़े बड़े फैसले ले सकती है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है, जो कि आगे चल के फ़ायदे होते हैं। क्योंकि भाई अगर स्टेबल सरकार नहीं होगी तो फिर भाई वो बार बार अपनी मतलब हर सरकार की पॉलिसीज़ अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करती है। ठीक है, तो भाई कोई सरकार कोई कैसे अलग तरीके से करती है, फिर दूसरी सरकार अलग तरीके से, मतलब कि वो अलग एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो हर किसी सरकार का माइंडसेट अलग होता है। बीजेपी गवर्नमेंट का भाई माइंडसेट अलग है, वो तेज़ी से रफ्तार करने में ज़्यादा मतलब सोच रखते हैं अपने, मतलब कि रोड जो है मतलब कितने किलोमीटर बनते जा रहे हैं, मतलब कि कोई रफ्तार रुकती नहीं है रोड्स बनने की। ठीक है भाई, और क्या बोलते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। ठीक है भाई, तो भारत अब नो मोर आर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है भाई साहब, भारत डेवलप्ड हो चुका है, 90% भारत लगभग डेवलप हो चुका है, और 10% जो बचा हुआ है वो भारतीय कंप्लीट करेंगे। क्योंकि भाई भारत की इकनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और भाई भारत की इकनॉमी जब मतलब कि भाई अभी तो 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है, और अगर भाई भारत की इकनॉमी बन जाती है लगभग 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 20 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाती है भारतीय इकनॉमी, तो भाई भारतीय इकनॉमी भाई चाइना की जैसी हो जाएगी। जैसे अभी चाइना की इकनॉमी जो है वो 20 ट्रिलियन की इकनॉमी है। ठीक है, दूसरे नंबर की इकनॉमी है अभी वो अमेरिका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना है। तो भाई आगे चल के चाइना पहले नंबर पे हो जाएगा, भारत दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर अमेरिका आ जाएगा। तब भारत की इकनॉमी भाई साहब बहुत तगड़ी हो जाएगी, और भारतीय पर कैपिटा इनकम बहुत आगे बढ़ जाएगी। और भाई मतलब कि अभी भी दूसरे देशों के स्टूडेंट्स जो हैं भारत के अंदर पढ़ने आते हैं, लेकिन भाई उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा भारत के अंदर पढ़ने आएंगे, और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे। क्योंकि भाई IIT हम जानते हैं, जो भाई IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
जिससे पढ़कर भाई स्टूडेंट्स जो हैं भाई अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मतलब कि जो जानी मानी जाती है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं भाई सब वहाँ पे भाई भारतीय काम कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भाई भारतीय इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भाई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है, ठीक है। भारत के अंदर एक स्टेबल सरकार है जो कि भाई साहब मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको फेस करके कर देती है, ठीक है। मतलब कि भाई फेस करके उसको टैकल कर देती है, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब नई प्रॉब्लम्स आए तो उसको सॉल्व कर सके। तो भारतीय गवर्नमेंट जो भी मतलब कि कर रही है ना, मतलब कि अभी भारतीय गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट करने के लिए एक एक्ट लाए थे, ठीक है। तो वो अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, लेकिन भाई अभी आखिरी मोहर लगेगी सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से लगेगी और वो आखिरी फैसला लेंगे, क्योंकि भाई लोकसभा में तो पास हो गई थी, लेकिन भाई साहब क्या बोलते हैं वहाँ पे राज्यसभा में शायद नहीं हुई है पास, ठीक है। तो वहाँ पे रोक लगा दी थी मतलब कि अपोजिशन पार्टी ने। लेकिन भाई देखो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लेकिन भाई ये जो एक्ट लाए थे भाई महिलाओं के लिए बहुत पावरफुल एक्ट है, जिसमें भाई पार्लियामेंट में भारतीय महिलाओं को भाई 50% तक के रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए। क्योंकि भाई महिला जब आगे बढ़ेंगी तो भाई पूरा देश आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गैस मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।